सो नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इससे फाइनली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब इसके वेस्टर्न घाट के अंदर एरियाज को डिमार्केट करने वाली है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, और इसके तहत जो यहाँ पे 6 स्टेट्स मिलते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स में, दैट इज़ गोवा हो गया आपका, देन गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु है। इनमें से 2 स्टेट्स गुजरात एंड गोवा के साथ ऑलरेडी कंसेंसस बिल्ड कर दिया है कि कौन कौन से एरियाज वेस्टर्न घाट्स के यहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करे जाएंगे। बट अभी भी बाकी जो 4 स्टेट्स हैं उनके साथ अभी भी कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ, और इसी करके न्यूज़ में भी चल रहा था, क्योंकि संजय कुमार जो लेड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी इस कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए, उसको 1 साल की एक्सटेंशन और दी गई है ताकि इन 4 स्टेट के साथ बिल्ड किया जा सके कंसेंसस। ठीक है, सो एक ही बारी में हम लोग इसे समझते हैं कि भाई ये क्या इशू है। ठीक है, ये इशू ऐसे इट इज़ नॉट अ वेरी रिसेंट इशू, 2010 से चल रहा है। 2010 में जब वेस्टर्न घाट्स की जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो न्यूज़ में आने लगी, उसके ऊपर प्रोटेस्ट होने लगे, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो बात करने लगे। उसके बाद से जो है पहली कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर माधव गदगिल के अंडर, वहाँ से जो है टॉपिक चल रहा है और ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं इसको। एक ही बारी में सारा टॉपिक मैं आपको कवर करवा देता हूँ, और ये जो सारा वेस्टर्न घाट्स है इसका हम लोग जोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ESA है क्या, और ये एक और टर्म हम यूज़ करते हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, इससे डिफरेंट कैसे है इको सेंसिटिव एरिया एंड इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, पहले तो हमें समझने की जरूरत है प्री के लिए स्पेसिफिकली कि भी ये इसको हम लोगों ने एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रखी है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सेक्शन 3 के अंडर हम लोगों ने इको सेंसिटिव जोन्स एंड इको सेंसिटिव एरियाज बनाए जाते हैं। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हम लोगों का एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। एक स्केलेटन लेजिस्लेशन है जिसके तहत एनवायरमेंट और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसको हम लोगों ने 1984 के जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर में, उसके बाद बनाया गया था। और इसमें ही हम लोग जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, या ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, या आपके हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इस तरह के जितने भी हम लोग रूल्स बनाते हैं वो इसी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। और स्वीपिंग पावर्स मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसी के सेक्शन 3 के तहत हम लोग इन्वायरमेंट जो इको सेंसिटिव एरियाज एंड इको सेंसिटिव जोन्स बनाते हैं। ठीक है, अब समझो इसके बीच में डिफरेंस क्या है। जो सेंसिटिव एरिया है वो एक बड़े कंटिन्यूस लैंडस्केप को कवर करता है। ठीक है जी, ये लैंडस्केप जो है कंपैरेटिवली बड़ा हो सकता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, और एक इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए इसको किया जाता है। जनरली जैसे इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन है या फिर माइनिंग है, उससे बचाने के लिए पूरे के पूरे एरिया को एक सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जबकि जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं स्पेशली हमारे लिए क्या होते हैं, बफर जोन्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसको बचा के रखने के लिए और इसके ऊपर इंपैक्ट कम करने के लिए इसके आसपास के बफर जोन्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये सेंसिटिव जोन्स जो हैं क्या होते हैं, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास बफर जोन्स है, ताकि जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की पॉपुलेशन है, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है, वो अगर स्पिल करे तो बफर जोन्स में उसका इंपैक्ट जो है अब्जॉर्ब हो जाए। सिमिलरली बाहर की कोई एक्टिविटीज़ है उसका इफेक्ट जो है अंदर कोर एरिया में ना आए, इस करके ये जोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सेंसिटिव एरियाज है बहुत बड़े एरिया, जैसे मैंने आपको बताया पूरे पूरे वेस्टर्न घाट्स को कवर करने की बात कर सकते हैं, अरावलीज को बात कर सकते हैं, इस तरह से बड़े एरियाज को कवर करते हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक के हो सकते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें तो एवरेज ऑलमोस्ट 56 to 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो हम इको सेंसिटिव एरिया में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जबकि इको सेंसिटिव जोन जो है वो अप टू 10 किलोमीटर्स होते हैं। नेशनल जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसके आसपास के 10 किलोमीटर्स तक के एरिया को हम लोग एक सेंसिटिव जोन बना सकते हैं। ठीक है, ये जो इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं यहाँ पे कस्टमाइज मैनेजमेंट होती है, मीन्स यहाँ पे जनरली सिर्फ हजार्डियस इंडस्ट्रीज या हजार्डियस जो काम होता है उसको अवॉइड किया जाता है या उसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें उसको इसको रखा जाता है, जैसे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे लाइवलीहुड है, यहाँ पे लोग सेटल रहते हैं, मतलब गांव है, विलेज है, वो सब रहता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इस तरह की हार्डकोर हजार्डियस इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पे बैन कर दिया जाता है। जबकि जो आपके इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो एक तरह के ट्रांजिशन जोन होते हैं, और यहाँ पे जनरली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट रखा जाता है, और जो होती भी है उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है फॉरेस्ट की जो ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे पेड़ गिराना या फिर कोई भी कमर्शियल लेवल की माइनिंग है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और कई बारी तो ये भी होता है कि जैसे पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ की बढ़ जाती है तो यहाँ से जो ऑलरेडी लिविंग जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं उनको यहाँ से रीलोकेट भी कर दिया जाता है कई बारी। ठीक है, सो ये दोनों के बीच का फ़र्क है। ठीक है, ये एरिया जो है थोड़ा छोटा एरिया है, दिस इज़ कंपेरेटिवली बिग एंड कंटिन्यूस लैंडस्केप। नाउ
कमिंग टू वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ प्री के रिगार्डिंग यूपीएससी के, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सह्याद्रीज, ठीक है। ये हम लोगों की कंटिन्यूस माउंटेन चेन है जो कि ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी गोइंग ऑल द वे टिल कन्याकुमारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं एंड आई होप आप लोग भी साथ साथ में इसको बना लेंगे ताकि दिस इंफॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर रिविजन, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी एक्सटेंट की तो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ठीक है जी। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? ये तापी के माउथ से स्टार्ट हो रही है, गोज ऑल द वे टिल कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ तक आपको मिलेगी। ये माउंटेन्स आपके अगेन कंटिन्यूस रेंज, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ये आपको कंटिन्यूस देखने को मिलती है, इसमें कोई गैप्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, 2-3 गैप्स यहाँ पे ज़रूर मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें घाट्स बोला जाता है यहाँ पे। जैसे कि यू विल फाइंड कुछ इंपॉर्टेंट गैप है महाराष्ट्र में, दिस इज़ योर थाल घाट, ठीक है, या थाल गैप। ये आपको मुंबई से नासिक के बीच में मिलता है। सिमिलरली देर इज़ बोर घाट, ठीक है, जो कि मुंबई से पुणे के बीच में है। एंड देन देर इज़ अ पलक्कड गैप, ठीक है जी, या पाल घाट जिसे हम लोग बोल देते हैं, जो कि आपको साउथ में केरला वाली साइड में मिलता है, ठीक है। सो इस तरह के आपके 3-4 गैप्स हैं। रेस्ट ऑफ इट इज़ अ कंटिन्यूस माउंटेन्स। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो दे आर फॉर्म ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स हैं जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ये सबमर्ज कर गया था, इसके कारण ये आपके माउंटेन्स या इसके कारण ये ब्लॉक्स बने थे, ठीक है। अगर मैं इसकी टोपोग्राफी की बात करूं तो यहाँ पे आपको इस तरह की स्टेयर केस टोपोग्राफी देखने में मिलती है। क्यों? बिकॉज जिस तरह से आपका डेक्कन प्लेट्यू, बिकॉज है कि ये वेस्टर्न एक्सटेंशन डेक्कन प्लेट्यू का ही, तो वेस्टर्न ये जो डेक्कन प्लेट्यू बना कैसे था? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस यहाँ पे जो फिशर वोल्केनोस हुए थे, फिशर वोल्केनिक एक्टिविटी थी, उसके कारण बना था। कंटिन्यूस लावा जो है वो आया, स्प्यू हुआ, स्प्रेड किया, ठंडा हो गया, उसके ऊपर फिर लावा आया, ठंडा हो गया, लावा आया, ठंडा हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ पे आपको एक स्टेयर केस टोपोग्राफी देखने को मिलती है, मोस्टली मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे टोपोग्राफी है। अगर मैं इसके बाकी एस्पेक्ट, लाइक आपको 6 स्टेट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ऊपर आपको गुजरात मिल गया, देन उसके बाद नीचे महाराष्ट्र है, बीच में जो आपका गोवा आ गया, एंड देन उसके बाद आपका कर्नाटक है, देन उसके बाद केरल है, देन तमिलनाडु। ये आपके 6 स्टेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज द रिवर्स है कंसर्न। बहुत ज़्यादा रिवर्स यहाँ से निकलती हैं और ये वाटरशेड की तरह भी काम करता है। वेस्ट साइड में भी, वेस्टर्न अरेबियन सी की तरफ भी रिवर्स बह रही हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात कर लें तो आपके पास सबसे पहले वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट रिवर है, दिस इज़ रिवर बैतारना। देन उसके बाद गोवा की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, दिस इज़ रिवर मंडोवी, लाइफलाइन ऑफ गोवा भी बोला जाता है। उसके बाद कर्नाटक में बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं छोटी छोटी, जैसे नेत्रावती है, शावरथी है, वराही रिवर है, ठीक है। शावरथी के ऊपर हम लोग को जैसे कि जोग फॉल्स मिलते हैं। वराही के ऊपर आपके कुंचिकल फॉल्स है जो कि इंडिया के हाईएस्ट फॉल्स है अब। इसके अलावा केरला की इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि भारतपुजा हो गई आपकी, देन उसके बाद पेरियार रिवर है, देन उसके बाद पंबा रिवर है। इस तरह की रिवर्स यहाँ पे मिल रही है वेस्टर्न साइड में, ठीक है। अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूँ तो यहाँ पे यू विल फाइंड गोदावरी नदी है, जिसका कि सोर्स और बेतारना का सोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, नासिक में निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। सो गोदावरी रिवर आ गई आपकी, देन उसके बाद कृष्णा रिवर है, एंड देन हम लोगों की इंपॉर्टेंट कावेरी रिवर भी है। तो इस तरह की रिवर वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। ये रीजन मिनरल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग इंडस्ट्री भी है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे कोल है, आयरन ओर है, ठीक है जी, मैग्नीज है, ये आपको काफ़ी मिलता है, बॉक्साइट है, इस तरह के आपको मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। प्लस ये रीजन जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांटेशन क्रॉपिंग्स, ठीक है। प्लांटेशन काफ़ी की जाती है, जैसे कि सारा का सारा जो आपका सदर्न रीजन है इट इज़ नोन फॉर स्पाइस प्रोडक्शन, ठीक है जी। एंड इसके अलावा यहाँ पे और सारी जो है प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है जी। प्लांटेशन में स्पाइसेस यू विल फाइंड लाइक पेपर है, कार्डेमम है, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो इट इज़ हियर, ठीक है, इट इज़ इन दी केरला। ये आपका दिस इज़ दी हिल ऑफ अन्नामुडी, ठीक है जी। अन्नामुडी मिलती है यहाँ पे, दिस इज समवेयर अराउंड 2695 मीटर्स के आसपास की, ठीक है।
ये इसकी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। और साउथ में नीलगिरीज में ये क्या करती है, ईस्टर्न घाट्स से आगे जाके एक नॉट बनाती है नीलगिरीज पे, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या है, डोडा बेटा है, ठीक है, नीलगिरीज। तो ये कुछ इसका फिजिकल आप कह सकते हो या फिर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है एज फार एज दी वेस्टर्न घाट्स से कंसर्न। फिर इसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज फार एज द इन्वायरमेंट इज कंसर्न, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकली, ठीक है। कैसे, यहाँ पे हम लोगों को दिस वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ द 8 लाइक आउट ऑफ 8 मोस्ट डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वैसे हम लोग के पास टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है नॉर्मल मेयर की कैटेगरीशन हिसाब से, बट इन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी जो 8 हैं वो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड के, जिनमें से एक जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। हमारे देश में कितने टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, आई होप आप लोगों को पता होगा, आई वांट यू टू राइट देम डाउन। एंड उनमें से एक जो है आपका ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स। क्यों है वो हम लोग देखते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ जो आपके एवरग्रीन वेजिटेशन हैं, जो आपके ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, वो हमको कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें इक्वेटर 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में मिलते हैं। बट इन इक्वेटर के बाहर हमको वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे एवरग्रीन वेजिटेशन देखने में मिलती है, लाइक ट्रीज लाइक इबनी, महागनी, रोजवुड, ठीक है, वो वेजिटेशन मिलती है। मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे एक यूनिक टाइप का एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने में मिलता है जो कि जस्ट 1000 से 1500 मीटर के हाइट में मिलता है। शंटेड एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं जिन्हें कि शोला फॉरेस्ट बोला जाता है। कई बार यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। शोला फॉरेस्ट 1000 to 1500 मीटर्स डॉर्फ आपके एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, 10 से 12 मीटर के पैच आपको मिलते हैं इस तरह के इन दी वेस्टर्न घाट, दे आर नोन बाय शोला फॉरेस्ट, ठीक है। ऑन द ईस्टर्न साइड हम लोग यहाँ पे सेमी एवरग्रीन, लाइक वेस्टर्न साइड में सेमी एवरग्रीन एवरग्रीन मिलते हैं। ईस्टर्न साइड में हम लोगों को मॉइस्ट डिसूडियस वेजिटेशन में मिलती है, इंक्लूडिंग टीक एंड साल, इस तरह के हम लोग को पेड़ मिल जाते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोर देन 350 अलग अलग तरह की स्पीसीज़ जो कि IUCN में कैटेगराइज की हुई है या फिर कहीं ना कहीं जो एंडेंजर्ड है वो हमें यहाँ पे मिलती है। बहुत ज़्यादा हाई लाइक नंबर ऑफ रेप्टिलियन स्पीशीज़, एम्फीबियन स्पीशीज़ हमें मिलती है, बर्ड की स्पीशीज़ हम लोग को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट इस वेस्टर्न घाट्स में हम लोग के पास 2 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है आपका अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। दोनों ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंडर हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है जी, नीलगिरीज एंड अगस्थ्यमलाई, ठीक है। इसके अलावा 13 कुछ नेशनल पार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। एंड जानवरों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा यूनिक हम लोग को यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एज फार एज एनिमल्स आर कंसर्न, मेनी ऑफ देम आर वेरी मच लाइक इन द एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN ऑल्सो, ठीक है कि नहीं। यूनेस्को की 39 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे वेस्टर्न घाट में हम लोगों को मिलती हैं। और अगर मैं कुछ जानवरों की यहाँ पे बात करूँ आपके साथ तो वी विल फाइंड हेयर, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया दिस इज़ ऑल देयर इन दी PPT ऑल्सो, ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू वांट ज्योग्राफी विद डॉक्टर कुलदीप, वो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप निकालना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे कि मालाबार सिवेट है, ठीक है, मालाबार में मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये आपका जानवर है, ठीक है, मालाबार रीजन का। देन नीलगिरी तहार है, ठीक है, नीलगिरी तहार दिस इज़ दी स्टेट एनिमल ऑफ स्टेट एनिमल है हम लोग का विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, वराइडू भी से बोला जाता है। और देन इज लाइन टेल मकाक, एंडेंजर्ड आपका जानवर है, दिस इज ऑल्सो फाउंड वेयर, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट रीजन, ठीक है जी, एंड एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। देन यू फाइंड लाइक इंस्टेंसेस लाइक दिस, ठीक है जी, इन वेस्टर्न घाट्स में हम लोगों को ऐसे 12 साल के बाद इस तरह का फूल भी खिलता हुआ दिखता है, जैसे नील कुरिंजी बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। सो इस तरह के बहुत सारे यूनिक एस्पेक्ट्स हैं वेस्टर्न घाट्स के जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। एंड इसी चीज़ के लेके जो है दिस बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट, एंड ये जो है ये वो पैच है जो मैं आपको शोला फॉरेस्ट का बता रहा था। सो कहने का मतलब है कि भाई वेस्टर्न घाट्स इज़ वेरी वेरी बायोडाइवर्स एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे कि हमें यूनिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंड इसी चीज़ के लिए जो है हम लोग क्या कहें इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, तो उस करके यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की गई, धीरे धीरे करके यहाँ पे माइनिंग काफ़ी ज़्यादा की जाने लगी, जो नेचुरल फॉरेस्ट इनको काट के यहाँ पे प्लांटेशन उगाई जाने लगी,
कि हम लोग जो स्पाइस प्रोडक्शन है, आपका जो प्लांटेशन है वो यहाँ पे करने लग गए। इसके अलावा जो माइनिंग स्पेस जैसे गोवा वाले रीजन से, कर्नाटक वाले रीजन से, यहाँ पे माइनिंग काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ करके बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुई, और डिग्रेडेशन के कारण जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कंजर्वेशन है, उन्होंने यहाँ पे ये टॉपिक उठाया। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने 2010 में, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आपके बात करूँ, 2010 में डॉक्टर माधव गदगिल का पैनल बनाया था, दैट वाज वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल। और इस पैनल के तहत जो है वेस्टर्न लाइक गदगिल साहब ने जो क्या आप बात करी, उन्होंने बोला कि सारा का सारा वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स है। तो सारे के सारे वेस्टर्न घाट को ये बात करते हैं कि भाई हम लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दे। ऑलमोस्ट 144 जो तालुक थे, और लाइक अराउंड 1,40,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। इसको इन्होंने बोला कि भाई इसको इको सेंसिटिव एरिया बता दो, और यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी को बैन कर दो, मतलब कोई भी लाइक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बंद कर दो। अब इसको लेके जो है बाकी जो टोटल जो 6 इसके जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कि वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो इस चीज़ को लेके क्या किया गया, फिर एक कमेटी बनाएगी इसी कमेटी की रिपोर्ट को देखने के लिए, दैट वाज के कस्तूरी रंगन वर्किंग ग्रुप, ठीक है जी। कस्तूरी रंगन जी ने इस वर्किंग ग्रुप के तहत क्या किया, इस रिपोर्ट को चेक किया, और उसमें देखा कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे अभी भी, ठीक है। उन्होंने देखा कि लाइक ये जो वेस्टर्न घाट है उसका ऑलमोस्ट 60% एरिया जो है वो कल्चरल लैंडस्केप है, जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं, सेटलमेंट्स करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। सिर्फ 40% जो है वो ऐसे प्रिस्टीन नेचुरल लैंडस्केप है। तो इन्होंने बोला कि लाइक पूरे वेस्टर्न घाट्स को हम लोग इको सेंसिटिव एरिया नहीं बना सकते, तो इन्होंने प्रपोज किया कि ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इसको हम लोग ई से नोटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बेसलाइन ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। और लाइक इसको ऑलमोस्ट 56,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव एरिया बनाने की कोशिश की गई। बट अगेन जो बाकी जो यहाँ पे 6 मेंबर स्टेट्स हैं, इनके साथ हम लोगों को कंसेंसस लेना था। तो इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट हम लोग अब तक 5 ऐसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डाल चुके हैं जिसको कि स्टेट्स कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2022 में संजय कुमार कमेटी, जिसको कि 1 साल की एक्सटेंशन अब मिल गई है, ये बनाएगी ताकि जो भी विलेज लेवल, तालुक लेवल तक जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको देखा जाए, और एक ब्रॉड कंसेंसस हर एक स्टेट के साथ स्टेट वाइज मैनर में बनाया जाए, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन हम लोगों ने अभी लिया है। तो माधव गदगिल जी के हिसाब से ये जो है पूरा वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पे हम बात कर रहे थे इको सेंसिटिव जोन बनाने की, इको सेंसिटिव एरिया बनाने की। बट अभी जो है उसके बाद के कस्तूरी रंगन ग्रुप ने ये बात करी कि भाई इतने एरिया को हम लोग इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करें, ठीक है कि नहीं। तो ये अभी इस तरह से चल रहा है। अब ये जो इको सेंसिटिव एरिया, इसमें क्या चीज़ अलाउ होगी, क्या चीज़ रिस्ट्रिक्शन होगी, ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोहिबिटेड एरियाज क्या होगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज रेड लिस्ट में है, ठीक है। बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसे हम लोग 4 कैटेगरीज में हम लोग उनको डालते हैं, ठीक है जी। रेड लिस्ट है आपकी, ऑरेंज है, येलो है, एंड देन उसके बाद वाइट है, ठीक है। सो जो रेड लिस्ट है हम लोगों की, वो कम्प्लीटली बैन होंगी इस तरह की इंडस्ट्री, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री है, क्वेरिंग है, वो कम्प्लीटली बैन कर देंगे। थर्मल पावर प्लांट्स हैं, स्टील या इस तरह की जो आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी यहाँ से बैन हो जाएंगी। ऑयल रिफाइनरी से कोई हम यहाँ पे इस तरह से लगा नहीं सकते हैं, दे विल बी कम्प्लीटली बैन, ठीक है। इसके अलावा बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ विल नॉट बी टेकन अप, लाइक 20,000 स्क्वायर मीटर या इससे बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, जो बड़ी बड़ी हम लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। बट व्हाट इज़ अलाउड इज़ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे फार्मिंग की जा रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है अलाउड हैं। जो लोकल लाइवलीहुड है, जो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अलाउड, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का लाइक एज फार एज रिस्ट्रिक्शंस इज कंसर्न, ये हमको मिल रही है, ठीक है। अब एज व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट, जो बाकी जो 4 स्टेट्स हैं, मैटर ऑफ फैक्ट जो 6 स्टेट्स हैं, ये क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि क्यों प्रपोज या क्यों अपोज कर रहे हैं कि इस तरह का ESA जो है वो नहीं लगाया जाना चाहिए, या फिर लगाया जाना चाहिए उसको देख के लगाना चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो कर्नाटक है, कर्नाटक में काफ़ी सारा इसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखे हैं, काफ़ी सारे जो है इनके इश्यूज हैं, उनको हम लोग समझते हैं, उनके एस्पेक्ट से देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात कर रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब जो कर्नाटक है उसका 23% जो पॉपुलेशन है और 10 जो डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर आते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम लोग बैन कर देंगे तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर स्टॉल हो जाएगा, हम लोग का प्लांटेशन जो है वो बंद हो जाएगी, रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा अगर इस तरह का इको सेंसिटिव एरिया बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी ये बात करते हैं कि भाई जो हम लोगों ने डाटा लिया है, जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि भाई इतना एरिया जो है इको सेंसिटिव एरिया है, वो कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग डाटा है, और इसमें क्या है, इनएक्यूरेसीज होती है। सैटेलाइट से हम लोग बहुत पर्टिकुलरली, बहुत स्पेसिफिकली नहीं देख सकते कि भी कौन सा एरिया जो है वहाँ पे प्रिस्टीन इन फॉरेस्ट और कहाँ पे प्लांटेशंस लगी हुई है, वो डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तीसरा ये बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल
लेवल वेरिफिकेशन नहीं की, ग्राउंड लेवल ट्रूथिंग नहीं की कि भाई आप जाके ग्राउंड लेवल पे देखो से कि जहाँ पे आप बोल रहे हो कि इको सेंसिटिव एरिया, कि क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है कि नहीं, क्या वहाँ पे लोग रह रहे हैं कि नहीं, किस तरह के लोगों को इम्पैक्ट होने वाला है, कितने विलेजेस को इम्पैक्ट होने वाला है। जस्ट डेस्कटॉप रिलेटेड स्टडीज़ में आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई पूरा वेस्टर्न घाट जो है वो इको सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे जो लोग रहने वाले, जो लाइवलीहुड ड्राइव कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ये बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस कम्युनिकेशन भी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको लगता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना कि इको सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव तो डिफरेंट है ना। तो इको सेंसिटिव एरिया में ये भी लग रहा है कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई इको सेंसिटिव एरिया बन जाएगा तो हम लोगों को इविक्ट कर दिया जाएगा, रीसेटल किया जाएगा, हमारा लाइवलीहुड जो है वो खराब हो जाएगा। तो वो एक तरह का फियर भी है कि क्या हम लोग उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है यूज़ कर पाएंगे, उसको सेल कर पाएंगे। ये सारे जो है गैप्स है, इसने क्या है, फियर लेके आया। और फियर से क्या होता है कि इस तरह का इवन कोई प्रोग्रेसिव एक्टिविटी थी वो हम लोग क्या है, वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई इससे हमें कुछ हार्म हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट ठीक है। तो अब हमें करने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दिस। ठीक है, हम लोग को डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे, दिस इज़ अ क्लासिक केस जहाँ पे कि एक तरफ एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, दूसरी तरफ इकोनॉमी है, और हमें एक सस्टेनेबिलिटी, एक मिडिल पाथ लेने की कोशिश करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ है हमें कि भाई फिजिकल ग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हम लोगों ने सैटेलाइट लेवल का डेटा है, फील्ड लेवल के डेटा के साथ मैच करने की ज़रूरत है। वहाँ पे विलेज लेवल में, ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करने की ज़रूरत है कि भाई जो चीज़ हमें सैटेलाइट दिखा रहा है, जो चीज़ हम लोगों को लग रहा है कि ये इको सेंसिटिव एरिया हो सकता है, तो क्या एक्चुअली वहाँ पे है, क्या इस तरह से हम लोगों को लाइक वहाँ पे क्या प्लांटेशन मिल रही है, कि हमें इस तरह का फॉरेस्ट मिल रहा है, दैट नीड्स टू बी डन। ठीक है, तो अगेन माधव गदगिल जी वॉज अ environmentalist, he was a lifelong environmentalist, he was a champion environmentalist। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण मिला, he knows what he was doing। so हम लोगों को, बट स्टिल लाइक वी नीड टू गो एंड ग्राउंड ट्रूथ की भी व्हाट एरिया इज अ इको सेंसिटिव एरिया। ठीक है, दूसरा इंडिजिनस लोगों को मैनेज, लाइक उनको इस मैनेजमेंट, इस कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे जनरेशन से रह रहे हैं, दे हैव मोर ट्रेडिशनल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज, प्लस दे ऑल्सो कॉल दिस एरियाज होम। ठीक है, तो उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि भाई आप उनको इन्वॉल्व करो कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। दैट विल बेसिकली मेक देम द स्टेक होल्डर्स रेदर देन जस्ट दी कि भाई आप पैसिव एक तरह से उनको या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद बफर जोन एंड कम्युनिकेशन गैप को जो है क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि भाई जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि क्या चीज़ प्रोहिबिट की जाएगी, क्या चीज़ अलाउ की जाएगी। दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू दी लोकल पीपल जो कि वहाँ पे रह रहे हैं। उनको ये ना लगे कि भाई ये जोन या ये एरिया डिक्लेयर हो गया तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, रीसेटल करना होगा। ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमें ठीक करने की जरूरत है। फेज्ड एंड स्टेट वाइज रोल आउट इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। एक कम्युनिटी बिठाई हुई है, वो बोल रही है हर स्टेट के साथ बैठो, आयरन आउट करो इश्यूज़ को, लोगों के साथ आयरन आउट करो। फेज्ड रोल आउट करने की जरूरत है, एक साथ ही ब्लैंकेट लगाने की, ब्लैंकेट एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट इज कि कमर्शियल हैजार्ड्स को रेगुलेट करो। डेफिनेटली कमर्शियल इंडस्ट्रीज, हार्ड जो आपकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट वाली इंडस्ट्रीज है उनको आप रेगुलेट करो, बट हमको जो लाइवलीहुड है उनको सेफगार्ड भी करना है साथ साथ में, टू इंश्योर जो आपके लोकल लाइवलीहुड डेराइव कर रहे हैं इन फॉरेस्ट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ट्राइबल लोग भी यहाँ पे, काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती है जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इन लोगों के राइट जो है उनको इंश्योर करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू ऑफ एनवायरनमेंट या इको सेंसिटिव एरिया इन वेस्टर्न घाट। सो आई होप कि भाई इस साल के अंदर जो है ये इश्यूज भी आयरन आउट हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट ईयर तक इस चैप्टर को हम लोग एटलीस्ट एक फाइनलाइजेशन दे पाएंगे कि भी इको सेंसिटिव एरिया जो है कौन कौन से एरिया वेस्टर्न घाट के इको सेंसिटिव एरियाज है, एंड कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी, एक इकोनॉमी वर्सेज इकोलॉजी की डिबेट को हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन तक लेके आ पाएंगे। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ ESA। आई होप यू गॉट इट।